नमस्कार मित्रों, परास्कर पराशर ज्योति संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम मकर संक्रांति की चर्चा करेंगे। जैसा आप सबको पता है, मकर संक्रांति जो है कल होने जा रही है 14 जनवरी को। और यहाँ सूर्य 14 जनवरी को आ रहे हैं और यहाँ ये 13 फरवरी तक रहेंगे। लगभग एक महीने का गोचर होता है, आगे पीछे होता रहता है एक आध दिन की कभी भी। तो ये जो गोचर हो रहा है इस साल हर साल की तरह हो रहा है, 14-15 को होता है। पुण्यकाल जो है इसका, चूंकि ये हो रहा है, मकर संक्रांति जो हो रहा है दिन में 2:36 पर हो रहा है। हालांकि दीर्घ पंचांग के हिसाब से 3 पर हो रहा है। ये डिफरेंस हमारे सॉफ्टवेयर के कारण आता है थोड़ा सा। तो दीर्घ पंचांग जो है पुण्यकाल 14 को ही बता रहा है, 3:13 से लेकर 5:55 तक का, शाम में 3:13 से लेकर 5:55 में। और चूंकि 3:13 में वो है तो आप संक्रांति हमने 14:36 कहा है, माने 2:36, तो उससे आप ले सकते हैं। तो पुण्यकाल जो है 2 घंटे 42 मिनट का है। महापुण्यकाल जो है 3:13 से लेकर 5:01 तक है, माने 5 बजे तक कह लीजिए। तो 2.25 घंटे का महापुण्य काल है। देखिए, मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति कही जाती है, कारण कि उत्तरायण की संक्रांति है ये। माना जाता है कि उत्तरायण जो है उत्तरायण जो है देवों के जागने का समय होता है। मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी पर सारी हलचल इसी समय होता है। हम सारा कामकाज सब कुछ माने इस समय करते हैं। बारिश के बाद जो चीज़ें थोड़ी बहुत शुरू होती हैं, मलमास के कारण, धनु में जब रहते हैं मलमास कहते हैं, उस समय कामकाज रुक जाता है सब कुछ। कामकाज के संदर्भ में जो पुण्य का अपने शुभ काम कहे गए हैं, जो भी शादी ब्याह वगैरह रुक जाता है जब भी धनु में और मीन में रहता है ना गुरु सूर्य आता है, तो कामकाज रुक जाता है। अब इस तो अब काम शुरू होगा और इसलिए कामकाज और फोकस करने का समय है। और ये इस कुंडली को बहुत सारे लोग साल भर के लिए इसको काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग विंटर सोलिस्टिक उत्तरायण जो एक्चुअली माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, उससे जो आजकल 21 दिसंबर को होता है उससे भी लेते हैं, देखते हैं साल भर की कुंडली। और बहुत सारे लोग मकर राशि, ये मकर में सूर्य आते हैं, इससे भी देखते हैं। और 6 महीने का साइकिल तो देखना ही चाहिए, उत्तरायण का साइकिल तो आपको देखना ही चाहिए 14 जुलाई तक का, क्योंकि कामकाज के लिए और महत्वपूर्ण समय होता है, आधारभूत संरचना पर काम करने का समय होता है। मकर क्या होता है, कालपुरुष कुंडली में 10वीं राशि होती है और 10वीं राशि जो है हाईएस्ट पॉइंट है। कहते हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपन 10वें भाव से देखते हैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, अचीवमेंट के लिए हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसलिए क्या कहलाता था, और यहीं से एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है आध्यात्मिकता का, जो कि अगली जो राशि होती है मकर राशि से अगली जो राशि होती है इसी कुंभ की होती है, और कुंभ में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरा हो जाता है। और कुंभ मीन में तो वो है ही मोक्ष की राशि है, तो इसलिए। लेकिन मकर राशि से घंटी बजनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हो तो फिर वहां से कुछ आगे बढ़कर कुछ हासिल करने के लिए नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये शनि की राशि है और कलयुग में ये राशि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग सांसारिक लोग हैं उनके लिए ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे इस पर बात करें उससे पहले हम आपको पहले पंचांग की स्थिति इस साल की बता देते हैं। पंचांग जो है माघ कृष्ण एकादशी को ये हो रहा है मकर संक्रांति। मंगल इसके स्वामी होते हैं एकादशी तिथि की। सठतीला एकादशी भी इस दिन होता है, जो लोग एकादशी कर रहे होंगे उनको ये होगा। और जो लोग पुण्यकाल मानेंगे 14 तारीख को, कुछ लोग 15 को भी पुण्यकाल मान रहे हैं। अलग अलग अपने यहाँ ट्रेडिशन है मानने का, वो एक तरीका है। तो 15 को भी कुछ लोग मानेंगे, लेकिन दृक पंचांग इसी को 14 तारीख को ही देता है। तो एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि में बहुत सारे लोग तिलचूर वगैरह नहीं खा सकते हैं। जो लोग एकादशी कर रहे होंगे तो उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा। और बुधवार दिन है, बुध स्वामी हुए, अनुराधा नक्षत्र है, इसके शनि स्वामी होते हैं। गंड योग है, इसके भी शनि स्वामी होते हैं। बालोकरण है, चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं।
और संयोग से होरा भी बुध का है, बुध का दिन बुधवार भी है, वार भी बुधवार है और होरा भी बुध है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। षटबल में बुध और चंद्र मजबूत है, लगभग बराबर संख्या है इनकी षटबल में। और धर्म त्रिकोण जो है, कुंडली जो बनी है 2 नंबर की टॉरस की कुंडली बनी है, सूरज जो है 9वें भाव में मकर में बैठे हुए हैं, शुक्र वहाँ, तो आपको पता है शुक्र आज ही निकल कर गए हैं, तो शुक्र 13 को गए हैं और 14 को सूर्य आ जाएंगे और 15 को मंगल आ जाएंगे और 16 या 17 को बुध आ जाएंगे। तो लगातार जो 4 ग्रह अभी गोचर कर रहे थे धनु में, वो सब क्या कहलाता है धीरे धीरे करके तो 2 आ ही गए, माने सूरज के आने के साथ 2 हो जाएंगे। शुक्र आज आ गया है और कल सूरज आ जाएगा और फिर बाद में 2-3 दिन के अंदर मंगल और बुध भी आ जाएंगे। तो ये गोचर अभी मकर में तो इनका 7 होगा और आगे अप्रैल तक 4-4 ग्रह, 4-4 या 5 ग्रह का है। चंद्रमा जब आएगा तो 5 ग्रह का होगा, इसमें स्थितियां बनेंगी। तो चतुर्ग्रही का योग बना हुआ और ये मंगल और सूरज जो है दोनों क्रूर ग्रह माने गए हैं, इसलिए ये कुछ इसके नकारात्मक भी पहलू हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो लेकिन धर्म त्रिकोण में सर्वाधिक 89 अंक है, मतलब सर्वाधिक जो है धर्म त्रिकोण है। मतलब मकर में भी इस साल आपको ध्यान रखना है, जो लोग धर्म से चलेंगे उनको अच्छी सफलता मिलेगी कहना चाहिए। हालांकि देखिए यदि नक्षत्र का पाद देखिएगा तो लग्न और चंद्रमा काम पाद में है और सूर्य सहित 4 ग्रह अर्थ पाद में है, तो वहाँ अर्थ और काम की प्रधानता है। 6 हिस्से पर अर्थ और काम की प्रधानता है और 4 हिस्से पर धर्म पाद और मोक्ष पाद की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि इस कुंडली का आत्मकारक ग्रह मंगल है, सर्वाधिक मंगल की डिग्री जो है 28-48 पर है, तो मंगल आत्मकारक हो गया और मंगल आत्मकारक है और वो धर्मपाद में है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है आत्मकारक ग्रह भी। तो मैंने एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म इम्पोर्टेंट होगा और अभी जिस हम ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रहे हैं और इस चीज़ को ये मकर में सूर्य का गोचर भी इंडिकेट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या कहलाता है इस समय मकर संक्रांति में सबसे ज़्यादा दान, ये भी बिहार में दान पुण्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दान पुण्य कीजिए इस बार। और मिनिमम देखिए ठंड का असर यूपी में अभी बहुत ज़्यादा है, व्यू में है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ हिस्से में जैसे भोपाल में ठंड घट गया है पिछले 5-7 दिनों से। लेकिन जहाँ भी ठंड है तो वहाँ भी कंबल वगैरह आप दे सकते हैं, उनकी चीज़ें दे सकते हैं और ये देना चाहिए यदि आपकी क्षमता है तो जरूर कुछ लोगों को बांटिए। और दान कल है स्पेशली, और दान जो है अन्न का दान कर सकते हैं, जिसमें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तिल का दान होता है, काले तिल का दान महत्वपूर्ण होता है। आप कीजिए, गुड़ का दान कर सकते हैं, इसके अलावा उड़द का दान कर सकते हैं। शनि की चीज़ असल में कि शनि की राशि है और हाईएस्ट अचीवमेंट यदि आपको चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। और इसलिए क्या कहलाता है दान पुण्य कीजिए, और इस खासतौर पर पुण्य काल में आप दान पुण्य करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। कई गुना ज़्यादा बताया गया, 1000 लाख गुना बताया गया है। तो ये चीज़ें हैं, दान पुण्य कीजिए, खासकर कपड़े का दान, ऊनी कपड़े का दान, कंबल का दान वगैरह कीजिए। क्योंकि सूर्य आए कहते हैं कि सूर्य जब अपने, सूर्य और शनि बाप बेटे का संबंध है, लेकिन 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। घरों में भी आप देखिए होगा कुछ लोगों को बाप बेटे में जबरदस्त संघर्ष होता है। बाप जब घर के आंगन में होते हैं तो बेटा क्या कहलाता है दरवाजे पर होगा, बाप दरवाजे पर होगा तो बेटा घर के आंगन में होगा, मतलब फेस टू फेस नहीं मिलते हैं। और मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति कटु वचन का इस्तेमाल करेंगे या एक दूसरे को तीखी निगाह से देखेंगे। मैंने वैचारिक सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन इब्न मकर राशि में भी है तो भी, और स्पेशली सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन इस चीज को इंडिकेट करता है। तो लेकिन कहते हैं कि नाराजगी दूर करने के लिए मकर राशि में जब आते हैं तो सूर्य का स्वागत करते हैं शनि। चूंकि शनि की सबसे बड़ी शिकायत सूर्य से ही है कि वो, चूंकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है वो, और वहां सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए सबसे कोल्डेस्ट ग्रह है क्या कहता है शनि। तो इसलिए शनि को ये दुराग्रह है
कि सूर्य उनके साथ भेदभाव करते हैं। और ऐसे भी समझिए, सूर्य जो है हाइट को बताता है, राजा को बताता है, शनि आम जनता साधारण आदमी को बताता है। तो साधारण आदमी को तो हमेशा राजा से शिकायत होती है। इस ज़माने में जब आपको पता होगा कि अपनी वर्तमान केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, बहुत सारे लोगों को फ्री राशन दे दे रही है, लेकिन हम अपने आस-पास में, जब मैं भोपाल में रहता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो गरीब रियल जो जिनको मिलना चाहिए, वो इससे वंचित हैं और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारों में ये सब चीज़ होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अ, जो जेन्युइन लोग हैं, हर तबके, खासकर जो गरीब तबका है, उस तक कई बार चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, चूँकि जो तंत्र होता है वो भ्रष्ट होता है हमेशा, किसी भी समय में, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और जब भी पैसे का बोलबाला होता है समाज में, तो तंत्र बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, भ्रष्ट होता है। आप देखिएगा, जब भी समाज में पैसे का ज़्यादा बोलबाला होता है, तभी हम उसी युग में जी रहे हैं जिसमें पैसे का बोलबाला है। तो तंत्र में जो लोग बैठे होते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस चीज़ का ये, और इसलिए शनि जो है नाराज रहते हैं सूर्य से। लेकिन कहते हैं कि मकर में आते हैं तो वो होती है। और मकर में आने का सबसे बड़ा चीज़ है, वैसे तो देखिए, ये होती है विंटर सॉल्स्टिस जो होता है, क्या नाम है, 21, उसी समय से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो ट्रेडिशनली मानते हैं कि मकर राशि से, मकर जब में आते हैं सूर्य, तब होता है। तो इसलिए काम-काज के संदर्भ में अपने यहाँ जनरली आप देखिएगा कि सूर्य जब इस बाइनेरियन में अपन मानते हैं कि जब भी आते हैं सूर्य मकर राशि में, तो अब काम-काज के लिए समय अच्छा होगा और सारा योग सब चीज़ शुरू हो जाएगा अभी। तो ये आपको इस समय में आपको, और इस साल भी ये जो कुंडली जो दिख रही है, उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। लेकिन उस चीज़ पर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जो इस समय जो है मकर संक्रांति जो है, जो मैं देख रहा था, संक्रांति के कुछ ट्रेडिशनल मेथड है उसमें। तो मंद मंद में संक्रांति पुरुष हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो साल की मकर संक्रांति हो रही है, शासन प्रशासन के लिए बहुत शुभ नहीं है। शासन प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। उसके पिछले कर्मों के कारण अभी क्या कहलाता है, उसके खिलाफ लोग होंगे, आम लोग ज़्यादा खिलाफ होंगे, और कुछ चीज़ें उसके खिलाफ अभी आ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं। इस समय जो वाहन है, मैं वाहन जो है वो है, बाघ वाहन है। आप जानते हो, शेरों वाली कहते हैं क्या कहलाता है माँ को। और जब हम अभी लियो की चर्चा कर रहे थे, राशिफल में बताए थे, तो बाघ और सिंह एक तरह से अपने यहाँ ट्रेडिशनली दोनों को सब एक जैसा मानते हैं, पावरफुल होते हैं, ये बहुत पावरफुल है और लेटेंट पोटेंसी इसमें बहुत होती है। तो ये इस बात बता रहे हैं कि बाघ पर जो संक्रांति हो रही है, संक्रांति पुरुष जो बाघ पर आए हैं, इसका मतलब है कि दोनों उसका प्लस माइनस दोनों दिख रहा है। तो प्लस माइनस दोनों का मतलब है कि कुछ क्रूरता के प्रतीक हैं, बल के, शौर्य के प्रतीक हैं। तो इस समय जो है क्या कहलाता है, ये कुछ हानि भी देगा और कुछ क्या कहलाता है, ये भी देगा। इस चीज़ को समझिएगा। और जो संक्रांति पुरुष है, उनके हाथ में गदा है। गदा युद्ध के प्रतीक के रूप में होता है। आदमी जब युद्ध भूमि में जाता है, तो गदा है या कोई भी उस तरह के हथियार को लेकर जाता है। और ये वार जो है, दक्षिण दिशा, वार का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा आपको पता है कि मंगल की दिशा कही जाती है, यम की दिशा कही जाती है। मूल रूप से यम की, मंगल नहीं कहना चाहिए, माने वो शुक्र होते हैं वहाँ एक तरह से। तो यम की दिशा है मूल रूप से, देवता जो है उसके दक्षिण दिशा के, और इसीलिए आप लोग दक्षिण दिशा में प्राय बहुत सारे लोग मकान का दरवाजा वगैरह नहीं रखते हैं। यम की दिशा में मृत्यु की दिशा है, बहुत अनुशासन रख, यमराज क्या है, बहुत अनुशासन की अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए ये बताता है कि वार वार हमारे जनरली हेल्थ सेक्टर को बताता है। तो ये
वारमुख दक्षिण में है तो इसका मतलब है कि बहुत अनुशासन की ज़रूरत है। जो लोग अनुशासित नहीं होंगे, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होगी, उनके लिए ये जो इंडिकेशन है कि आयु का या हेल्थ का नुकसान दिख रहा है। तो अपने हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे भी दूसरे संदर्भ में बताएँगे कि वो वहाँ से भी दिख रहा है, मंगल बुध जैसे बैठे हैं 8वें घर में, वहाँ से भी कुछ दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए हेल्थ का इस साल आपको ध्यान रखना होगा। करण मुख भी दक्षिण है। करण जो है करण क्या है, अभी बालव करण मैंने बताया पंचांग में, तो करण मुख दक्षिण में है। दक्षिण में करण मुख होने का मतलब है कि करण क्या है, काम काज के संदर्भ में देखते हैं। करण लॉर्ड को आप लग्न में बिठा दीजिए, फिर आप अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ देख सकते हैं। तो करण मुख दक्षिण में होने का मतलब है कि नौकरी और व्यवसाय में भी हानि की स्थिति दिख रही है। मतलब छटनी उठने का साल हो सकता है बड़े पैमाने पर, या सरकार में उस तरह की नौकरियों की स्थितियां नहीं बनेंगी, स्कार्सिटी ऑफ रहेगी, और कहीं ना कहीं इससे आम जनता में असंतोष जाएगा, इस तरह की स्थिति बता रहा है। ये कुछ प्रतीक मैंने देखकर आपको बताया इसमें से। अब मैं आपको पंचांग के स्थिति से कुछ बताता हूँ। पंचांग जो है मैंने पहले ही बता दिया है, बुधवार है और बुध का हो रहा है, तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब बुध का प्लेसमेंट का है कुंडली में, 2 नंबर की कुंडली में धनु में अभी बुध है 25-26 पर, 25 डिग्री और 26 मिनट पर है जब ये संक्रांति हो रही है। तब बुध मंगल के साथ बैठे हैं। बुध इस कुंडली में किसके स्वामी होते हैं, दूसरे भाव के और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में, जो वृषभ लग्न की कुंडली बनी है ना, अब बुध 8वें घर में बैठे हैं, तो दूसरे और 5वें घर का अष्टम में जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और इस मंगल के साथ हो गए, जो मंगल 7वें और 12वें के स्वामी है। 12वां मूल त्रिकोण है, इनका मूल त्रिकोण बुध का जो है 5वां भाव, तो 5वां भाव का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं वेर की कमी और दूसरी चीजों को बताता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, और मंगल के साथ है मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है धनु में, और हालांकि गुरु की दृष्टि है जो राशि से, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन क्या कहते हैं, मंगल बुध जो है और गुरु भी जो है इस कुंडली में 8वें के स्वामी है, मंगल 12वें के स्वामी है, अब बुध मार्केस है जो कि दूसरे के वो है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, और मंगल भी मार्केस है जो कि 7th के स्वामी है, 7वें घर के भी स्वामी है। तो दो मार्केस आपस में बैठे हैं, और गुरु 8वें के स्वामी होकर भाव को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, बड़े बदलाव की स्थिति को बता रहा है। और ये मैंने पहले कहा कि वहां से भी सेहत दिख रही थी, सेहत में गड़बड़ी, इसलिए कि वारमुख दक्षिण में था। वार जो है अग्नि तत्व होता है वार, तो इसलिए क्या कहलाता है, वारमुख दक्षिण में होने के कारण मैंने आयु और हेल्थ सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत कही। और यहाँ से भी मंगल और बुध का वहाँ बैठना कहीं ना कहीं हेल्थ को पर नजर रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को इस 1 महीने तो रखने ही की जरूरत है, लेकिन पूरे साल भर रखने की जरूरत है। यदि आप मकर राशि से, मकर संक्रांति से देखना चाहते हैं, तो वो ये चीज बता रहा है कि पूरे साल भर। तो जिन लोगों की कुंडली में लग्न कमजोर हो, 6th 8th भाव यदि मजबूत हो, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इसमें से यदि दशा भुक्ति खराब है तो क्रॉनिक डिजीज के चक्कर में पड़ सकते हैं। हाँ, और इस बुध पर और मंगल पर शनि की भी दृष्टि है। शनि कहाँ है, 11th हाउस में बैठे हैं मीन में, और 11th से 8वें घर पे दृष्टि आएगी, क्योंकि 11th से 7वीं दृष्टि आएगी 5 पर, और 10वीं दृष्टि आएगी 8वें भाव पर, तो इसलिए शनि की दृष्टि आ रही है। तो शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि है, वक्री गुरु की, और शनि की भी दृष्टि है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शनि जो है हालांकि इस कुंडली में योग कारक होते हैं, लेकिन मूल रूप से तामसिक ग्रह हैं, तो इसलिए, और क्रूर ग्रह हैं, तो इसलिए वहां से भी दिख रहा है कि हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। मन ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ चीजें हैं, यदि कुछ लोग को हेल्थ में देगा प्रॉब्लम, कुछ लोगों को शनि चूंकि उसके 10वें घर के भी स्वामी है, 9th के भी हैं, तो कुछ प्रॉस्पेरिटी वगैरह में भी दे सकता है ये चीजें। तो बुध के सिचुएशन से मैंने आपको बताया ये चीज, जो चूंकि बुध वार के भी स्वामी है और होरा के भी है। होरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 घंटे का होता है, तो होरा उसके बाद बुध, तो माने बुधवार वार भी है, तो दोनों मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो बुध का पंचांग में कमजोर होना ये ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बता रहा है आपके जीवन में। स्पेशली हेल्थ सेक्टर को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सामान्य लोगों को। देश के संदर्भ में आप कहिएगा कि कहीं ना कहीं देश में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है
पंचम जो है वो होता है सत्ताच्युति का भाव होता है। पराशर ने महर्षि पराशर सत्ताच्युति, तो सत्ता से कई लोग इस समय निष्कासित हो सकते हैं यदि इलेक्शन हो रहा है या कुछ और तरह की चीज़ों से, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं उस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के कारण। नक्षत्र जो है इस समय अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र क्या होता है? चंद्रमा अनुराधा में है, कितने डिग्री पर है? चंद्रमा जो है 10 डिग्री 31 मिनट, 10.5 डिग्री पर बैठा हुआ है चंद्रमा 7वें भाव में वृश्चिक में। और अनुराधा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेटिव होता है इसलिए कि लंबे समय में संघर्ष के बाद सतत प्रयास करके वो चीजें देता है। और शनि की का नक्षत्र है, तो स्पेशली इस बात को ध्यान रखिएगा कि शनि का नक्षत्र है और शनि 12वें राशि में, हालांकि 11वें भाव में है, तो लेकिन तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये अनुराधा नक्षत्र थोड़ा सा कठिन स्थिति को बता रहा है। यहाँ से भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और प्रश्न मार्ग में 25वां अध्याय में कुछ बारिश और सबकी चर्चा है, उसमें मैं देख रहा था कि अनुराधा नक्षत्र में चंद्र जब होता है मकर संक्रांति के समय, तो धान्य की हानि माने अनाज की हानि होती है और बगैर मौसम का अतिवृष्टि वगैरह हो सकता है या अचानक कुछ हो सकता है, साइक्लोन वगैरह की स्थिति हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है, ये वहां से प्रश्न मार्ग में वो दिया हुआ है। और एक और चीज है, मकर संक्रांति के समय जब भी मंगल पीछे होता है सूर्य के, जैसे अभी मंगल पीछे और एक दिन बाद आएगा मकर में, तो पीछे है सूर्य से, तो ये भी अनाज की या फसलों की हानि को इंडिकेट कर रहा है। तो ये, और अभी देखिए जिस तरह की कुछ इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है, सब जगह नहीं हो रही है लेकिन कई जगह हो रही है, तो वहाँ निश्चित रूप से हानि को बताता है। और ये इसका असर पूरे साल भर होगा, अतिवृष्टि या वो सब चीज़ों की बगैर मौसम के है। हालांकि देखिए एक चीज़ उसी में दूसरी जगह दिया हुआ है कि शनि की राशि में जब भी क्या कहलाता है संक्रांति होती है, तो सॉरी नक्षत्र में, तो उस चीज को बताता है कि जल कम होता है। तो स्पेशली मकर में वो जल, हालांकि जलीय राशि मानते हैं कुछ मामले में उसको, ऐसे तो भूमि तत्व की राशि है लेकिन कुछ मामले में जलीय राशि मानते हैं, खासकर मौसम के संदर्भ में देखते हैं तो अल्प वृष्टि को वहां बताता है, तो वहां बहुत ज्यादा वृष्टि को नहीं बताता है। कुंभ में बहुत अतिवृष्टि को बताता है, लेकिन पहले बता चुका है कि इस समय में यदि अनुराधा में यदि हो रही है, चंद्र है इस समय मकर संक्रांति में, तो धान्य की हानि और अतिवृष्टि की स्थिति दिख रही है, बताया गया है। मौका नहीं मिला, मैं और ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाया। तो अनुराधा नक्षत्र क्या, और अनुराधा मूल रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो ये मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको ये बता रहा है कि, और ऐसे भी मकर राशि भी जो है लगातार कठिन परिश्रम से काम काज पर फोकस करने का समय होता है। और मकर के बारे में कहते हैं कि इसमें लोग जो है क्रिएटिव कम होते हैं। शनि की राशि है ना, तो क्रिएटिव, सन सूरज भी आएगा तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व ये होते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। जो समस्याएं हैं उस समस्या बचने की कोशिश में मकर वाले ज्यादा समय बिताते थे, अपने धन को बढ़ाना और जो समस्या है उससे बचने की कोशिश, माने डिफेंसिव होते हैं। मूल रूप से मकर राशि वाले लोग डिफेंसिव होते हैं, तो उस चीज को बता रहा है। और इसके कारण अनुराधा में आप वैसे भी देखिएगा कि अनुराधा का भी कैरेक्टरिस्टिक वही है कि अनुराधा मित्र का नक्षत्र है। मित्र आदित्य के देवता माने गए हैं मित्र, और मित्र का मतलब है हर आदमी से मित्रवत, आप जब आपके अंदर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। देखिए 8वीं राशि है और समाधि से कन्फ्लिक्ट खत्म होता है। जब आप समाधि लगाओगे तो आपके जीवन से कन्फ्लिक्ट या जो कॉम्पिटिटिवनेस से माने कन्फ्लिक्ट आता है। जब हम कॉम्पिटिटिव होते हैं, हम जब प्रतिस्पर्धा रखते हैं ना, तो हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, और कन्फ्लिक्टिंग नेचर होने के कारण ही हम कॉम्पिटिटिव होते हैं। जो लोग कन्फ्लिक्टिंग नेचर के नहीं होते हैं उनको वो बहुत सामान्य जीवन जी कर जाते हैं, इसलिए कि वो अपने में संतुष्ट रहते हैं, वो बाहरी चीज़ों से के पीछे नहीं भागते हैं और लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। हम लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों को देखकर, पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं या उनसे कंपटीशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग नेचर को बताता है। इस बात को देखिए, लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है, 99% या उससे भी ज़्यादा लोग उसी तरह से कन्फ्लिक्टिंग नेचर में हम जी रहे हैं, जिसके कारण दुनिया जो युद्धरत है हमेशा, हिंसा और आतंक और क्या कहते हैं
पाखंड के राज्य में पूरी दुनिया फैली हुई है। ऐसा नहीं केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं की, पूरी दुनिया के संदर्भ में बात की। तो अनुराधा उस चीज़ को बताता है कि उस पाखंड को, उस क्या कहलाता है कन्फ्लिक्ट नेचर को जब खत्म करोगे तब सफलता दिलाएगा। मित्र का स्वभाव, सब लोग आपके मित्र हो जाएंगे। और कहते हैं कि जो अनुराधा को जीत लेता है, जो अनुराधा की एनर्जी को आत्मसात कर लेता है, ऊर्जा अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा क्या कहलाता है, पीस पीस डीलर होता है। मतलब शांति, कहीं भी शांति लानी हो तो शांति के काम में उसको लगा दीजिएगा तो शांति ले आएगा। माने जो झगड़े के बीच में शांति कराने वाला मध्यस्थ होकर वो काम बहुत अच्छा जानता है। तो ये लेकिन तब आएगा जब अनुराधा का, अनुराधा राधा से बना है इस बात, आधा राधा कह लीजिए। तो राधा क्या है, राधा तो प्रेम की प्रतीक है ना, अनुराधा प्रेम का प्रतीक है। यहाँ कन्फ्लिक्ट के लिए कोई जरूरत नहीं आई है। तो लेकिन हम चूंकि कन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं तो अनुराधा भी उस कन्फ्लिक्टिंग नेचर को बताता है। चंद्रमा नीच का होता है यहाँ और कन्फ्लिक्टिंग नेचर को बताता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 3 अंश पर 3:20 पर खत्म होता है, आपको पता होगा। अनुराधा 3:20 से शुरू होता है और 3 डिग्री पर ही क्या कहलाता है, चंद्रमा परम नीच का होता है। तो इसलिए माने ये आप इसका असर इस पर देखेंगे। तो अनुराधा की दिक्कत है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अनुराधा में चंद्रमा होने के कारण इस साल में बहुत सारे लोगों को, ये खासकर भारत के संदर्भ में हमको बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहीं ना कहीं कोई न किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। करण जो है बालव करण है और बालव करण का स्वामी चंद्रमा नीच का होकर 7वें भाव में बैठा है और 7वें भाव में चंद्रमा यही इसमें है, अनुराधा में है। तो कहते हैं कि कर्ण का संबंध 10वें भाव से होता है तो कार्य सिद्धि होती है। तो 10वें भाव के स्वामी है क्या कहलाता है, शनि। और इन्हीं के नक्षत्र में, शनि के ही नक्षत्र, अनुराधा इन्हीं का नक्षत्र है, तो इनके नक्षत्र में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो कुछ कार्य सिद्धि दिख रही है। इसका मतलब है कि बालव कर्ण इस साल बहुत सारे लोगों के जीवन में काम काज में निश्चित रूप से सफलता को बता रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि देखिएगा अनुराधा में है तो इसलिए संघर्ष के बाद ही दिलाएंगे, माने डिलेड रिजल्ट होगा, माने तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। साधारण जो आप सोचते हो उस तरह से नहीं होगा उसमें। जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल का आप जेस्टेशन पीरियड ले रहे हो अपनी सफलता के लिए, तो आप माने धोखा खा जाओगे। आपको 5 साल 10 साल इस तरह के अचीवमेंट का अपना पैरामीटर बनाना चाहिए। माने दीर्घकालीन यदि दृष्टि होगी तो अनुराधा आपको सफलता देगा। गंड योग है, गंड योग अच्छा नहीं होता, ये भी शनि का योग है। गंड गंड और अतिगंड योग, ये जो 2 योग हैं, ये सब अच्छे योग नहीं। कुछ कई योग हैं 27 योगों में से, कुछ लगभग 7-8 योग हैं अच्छे नहीं, उसमें गंड भी एक खराब योगों में से है। और ये ओवरऑल कठिनाई को बता रहा है। योग जो होता है कुंडली में, योग जो होता है, यदि कुंडली में आपके अच्छे योग में जन्म हो तो आपकी जीवन की बहुत सारी परेशानियां जो है इजीली आप उसको पार कर जाते हैं। लेकिन खराब योग में जब जन्म होता है, जैसे गंड है, अतिगंड है, क्या कहते हैं, पात वाला 17वां नक्षत्र है एक, सॉरी 17वां योग है, नाम मैं भूल रहा हूँ, 6-7 है, ये जो है इसमें आपको क्या कहलाता है, जीवन में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो योग बता रहा है कि मकर इस साल जो संक्रांति हो रही है, तो भारत के संदर्भ में बताऊं कि बहुत सारे लोग परेशान रहेंगे कहीं ना कहीं। और वैसे भी मंगल की दशा भारत में चल रही है। मंगल में अभी साल के शुरू में मंगल में भी मंगल चल रहे हैं, फिर राहु, मंगल में राहु आ जाएगा। तो जून, शायद जून तक है वो, तो अच्छी, मई या जून तक है, तो अच्छी स्थिति नहीं है खासकर साल के शुरू में। और अभी हमने बताया कि लगातार 4-4 ग्रह चल रहे हैं, क्या कहते हैं, अभी धनु में 4 ग्रह थे, फिर क्या कहलाता है मकर में 4 ग्रह हैं, कुंभ में भी 4 ग्रह रहेंगे कुछ दिन, और मीन तक लगातार 4 या 5 ग्रह का गोचर होना है। हालांकि ग्रह बदले जाएंगे लेकिन मंगल लगभग सभी चारों जगह मंगल रहेगा कंबाइंड, जो ये है। तो इसके कारण आपको ध्यान रखना है। वो भी बता रहा है, वो अप्रैल इंड तक, बल्कि मई कुछ चला जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक चला जाएगा। तो ये बता रहा है कि कुछ ना उठा पटक लाइफ में रहेगी बहुत सारे लोगों की, जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी उनको सतर्क रहना चाहिए, ये चीजें बता रहा है।
लेकिन शनि जो है लाभ भाव में बैठा हुआ है, मीन में है तो एंडिंग को बता रहा है, लेकिन शनि लाभ भाव में बता रहा है। तो यहाँ से भी जो क्या कहते हैं, घंटियों के मालिक के रूप में शनि वहां बैठे हैं, तो ये यहाँ से भी दिख रहा है कि आधार, क्योंकि शनि जो है आधारभूत संरचना पर काम करने को बताते हैं, तो आधारभूत संरचना तैयार करने में मदद करेगा। डिलेड, और हमेशा देखिए कोई भी आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वैसे भी मीन में भी शनि है, तो स्ट्रक्चर खड़ा करने में, जल वाला है ना, महासमुद्र में पड़ा हुआ है शनि, तो वहां पर भाई आपको तो क्या कहलाता है, लंबा समय चाहिए, बहुत प्लानिंग चाहिए, तो वो सब चीज़ को बताता है। तो उस चीज़ को समझिए कि गंड्यों का स्वामी शनि जो है लाभ भाव में बैठकर बताया, सफलता तो देगा, लाभ भाव में है तो सफलता को बताता है, लेकिन चूंकि सभी ग्रह लाभ भाव में सफलता बताते हैं 11वें भाव में, लेकिन वो जो प्राकृतिक नियम है उस हिसाब से देंगे। हमारे और आपके जो हम जीवन में सारा चीज 40 साल में अचीव कर लेना चाहते हैं, उस तरह से नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस समय बता देता हूँ। देखिए, उस पर आने से पहले मैं बता देता हूँ, शनि जो है क्या कहलाता है, खासकर मकर राशि भी है, ये मकर राशि मूलाधार चक्र को बताते हैं, और मूलाधार चक्र यही है, भौतिक लाइफ, जीवन जो है उसको बताता है। हमारे मूलाधार जो नीचे, हमारे सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से यदि चक्रा शुरू कीजिए तो सहस्रार से लेकर नीचे सबसे नीचे मूलाधार है। तो मूलाधार जो चक्रा है वो हमारे बेस में पड़े रहने को बताता है, मतलब, और हम, मैंने कहता ही हूँ मैं कि हमेशा 99% या उससे भी ज्यादा लोग क्या कहलाता है, मूलाधार में ही फंसे हुए हैं, भौतिकता में फंसे हुए लोग हैं। तो मूलाधार में फंसे रहने का मतलब है कि इसको, और वो ये मकर राशि से महत्वपूर्ण है। और मकर राशि के बारे में मैं, देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, मकर राशि हाईएस्ट पॉइंट है 10वां भाव होने के कारण, लेकिन ये कार्मिकता का, इसीलिए कई लोग इसको कार्मिक साइन कहते हैं। हालांकि मैं मैंने शनि के 11 नंबर को ज्यादा बड़ा कार्मिक मानता हूँ, और 8 नंबर को, लेकिन बहुत सारे लोग 10 को भी मानते हैं, कारण कि अचीवमेंट यही होता है, भौतिक तो इसलिए सारा छल प्रपंच, चूंकि अचीवमेंट के चक्कर में ही तो सारा छल प्रपंच करते हैं, झूठ सच हम सब करते हैं, तो जो हम करते हैं उसका हमको रिजल्ट कार्मिक रूप से भोगना पड़ता है। तो इसलिए क्या कहलाता है मकर राशि, और इसलिए विपिन बिहारी ने अपने स्टोरिक प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में इस बात को लिखा है कि जब धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होता है, धनिष्ठा नक्षत्र अंतिम 2 चरण जो होता है मकर राशि का, मतलब 6:40 का जो हिस्सा है अंतिम, मैंने 23-20 से लेकर क्या कहलाता है 30 डिग्री, तो धनिष्ठा के पहले और दूसरा चरण होता है उसमें। तो धनिष्ठा से कहते हैं कि घंटी बजनी शुरू हो जाती है, मतलब आध्यात्मिकता की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। माने जब आप अचीव कर लेते हो तो लगता है कि कुछ नहीं है, जैसे आप, माने कोई चीज बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हो खाने की और सारी चीजें, लेकिन खा लिए और कुछ ज्यादा एक्सेस में खा लिए, तो फिर उस चीज से ऊब होने लगती है ना। आप जब आप अपना प्रिय भी खाना यदि ज्यादा खा लेते हो, तो मकर राशि वही है कि इतनी ज्यादा कामनाएं होती हैं आपके अंदर कि आप अचीव तो कर लेते हो, क्योंकि आप उसमें लगे हो, तो ईश्वर, माने प्रकृति का नियम है, जो चीज आप सोचते हो उसको एक समय के बाद आपको देते हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लेते हैं, और शनि की राशि होने के कारण बहुत समय लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये आज इस माने जीवन यात्रा में शुरू करो तो दूसरे या तीसरे जीवन यात्रा में मिले, लेकिन मिलता है तो वो, लेकिन उसके बाद लगता है कि यार कुछ नहीं है, क्या पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन खपा दिया जिस चीज के लिए, और मिला वो कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम सोच रहे थे ये है वो है। जैसे यदि आप कभी फॉरेन नहीं गए हो कहीं, खासकर बहुत सारे आजकल लोग यूएस जाते हैं, हालांकि यूएस की स्थिति अब खराब है, लेकिन जो भी, कभी इंग्लैंड की स्थिति थी, कभी आज इंग्लैंड यूएस की है, तो जब वहां जाओगे रहोगे तो बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो जाएगा। कुछ लोगों का नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुंह भंग हो जाएगा, खासकर जब वहां रहोगे तो वहां की स्थितियों को मार्क करोगे, तो वो चीज को ध्यान रखने के लिए इसी तरह की चीज है, जैसे मैंने खाने के संदर्भ में कहा, जाने को संदर्भ में कहा, तो वो चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मकर राशि उसको बता रहा है। तो मूलाधार चक्र पर काम करने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को, जिनको मकर राशि की गड़बड़ी हो रही है, और सूर्य जब यहाँ आ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। सूर्य जब इस राशि में आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कामकाज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगला 6 महीना जो है कामकाज के लिए बेस्ट समय होता है। हमारे
वैदिक पद्धति के अनुसार तो जुलाई तक बारिश शुरुआत होती है, उसके बाद तो उससे पहले तक का समय है। तो आप इसमें आपके लिए अच्छा है, आप इस समय कीजिए। और कुंडली की जो स्थिति है उसमें सूरज जो है 9th में बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति को बता रहे हैं। यदि देखिए लग्नेश शुक्र का हालांकि अस्त है, देखिए अभी सभी ग्रह जो मंगल, बुध, शुक्र सब सूरज से अस्त हैं। तो यह मैं अस्त ग्रह होने के कारण एक इसका इफेक्ट बताता हूँ। अस्त ग्रह जो होते हैं सूर्य के साथ जो अस्त होते हैं, सूर्य क्या आत्मा का कारक है, तो ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। जिस भी ग्रह को अस्त करता है, और सभी अभी ग्रह लगभग, मंगल जो है सूरज से लगभग 1.5 डिग्री से 1.25 डिग्री से वो अस्त है। शुक्र जो है क्या कहलाता है, सूर्य से 2 डिग्री से अस्त है। और मरकरी जो है वो 5-6 डिग्री से है। तो मरकरी थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, आधी डिस्टेंस का आना चाहिए, क्योंकि 10 डिग्री लेते हैं, 12 और 14 लेते हैं, सॉरी, मरकरी। और शुक्र के लिए 10 डिग्री लेते हैं, तो शुक्र भी 2 डिग्री से है, तो नज़दीकी मैं कहता हूँ, बहुत क्लोज अथी ये है, फ्लिक्शन है। तो शुक्र, मंगल, बुध वाले बहुत सारे प्रभावित लोगों को ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, इस बात को समझिए। और 9वें भाव में हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बता रहा है शुक्र का यहाँ होना। लेकिन सूरज यहाँ बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में चौथे के स्वामी है, 9th में बैठे हैं, तो सूरज की स्थिति अच्छी हो रही है। तो काम काज में तो निश्चित रूप से आपको कुछ चीजों को देंगे। लेकिन अब आपकी कुंडली में यदि स्थितियां हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये इस साल आपके जीवन में या अगले 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से दिख रहा है। शुक्र की अस्त स्थिति बता रहा है मकर संक्रांति के समय की ये। और इसलिए एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो सर्विस एटीट्यूड के लोग होंगे, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, उसको इस दौर में अच्छी सफलता, इस साल जो है अच्छी सफलता ऐसे लोगों को मिलेगी। ओवरऑल शुक्र और अभी संक्रांति के समय शुक्र सूर्य का, कई लोग शुक्रादित्य बोलते हैं, तो शुक्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये ओवरऑल कामकाज में या मान सम्मान के लिए या अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ओवरऑल ठीक है। 9th हाउस में गोचर होना भाग्य को बताता है, पिछले जन्म के कर्म से, बाप दादों के कर्म से अच्छी सफलता को बताता है। हालांकि अस्त है, इसलिए उस तरह की सफलता नहीं है जैसा आप समानता अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 9th में है तो कुछ सफलता को, कुछ समय की सफलता को बताता है। दूसरे भाव में गुरु है, वक्री होकर बैठा हुआ है, 25 डिग्री पर है। गुरु निकलने वाले हैं, अतिचारी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सॉरी, अभी वक्री है, अभी तुरंत नहीं निकलेंगे, 1 जून को निकलेंगे। तो चूंकि वक्री स्थिति में 21 डिग्री पर है, 25 डिग्री 21 मिनट पर है। तो गुरु जो है धन भाव में है, धन के कारक है। तो निश्चित रूप से हालांकि वक्री है, तो थोड़ा सा संघर्ष कराने के बाद धन को, मतलब ये बता रहा है देश के संदर्भ में देखें तो रिजर्व बैंक में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट को बताता है, मौद्रिक लाभ को बताता है, या मौद्रिक नीति के संदर्भ में कुछ पॉजिटिविटी को बता सकता है, लेकिन कठिनाई के साथ, इजिली नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस पर मंगल और बुध की दृष्टि है, तो करेक्शन के साथ ही वो चीजें होंगी। और चूंकि 8वें भाव के सत्य, देखिए मैंने कहा, कई बार कहा, दूसरे और 8वें का कॉम्बिनेशन छुपे हुए, 8वां जो है छुपे हुए धन को बताता है, लिगेसी को बताता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मंगल और गुरु का संबंध, बुध और गुरु का संबंध उसको बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लिगेसी के मामले में कुछ फायदा हो सकता है, और कुछ लोगों को गुप्त धन वगैरह मिल सकता है। साथ साथ में सरकार को इस साल कुछ क्या कहलाता है, जमीन के अंदर के खनिज पदार्थों से कुछ लाभ मिल सकता है, या कुछ सरकार को कुछ इनविजिबल हैंड से कुछ पैसे मिल सकते हैं। इस तरह की स्थिति को सरकार की व्यवस्था में कुछ चीजों बता रहा है। स्पेशली खनन के क्षेत्र से कुछ इस साल हो सकता है कुछ नया पता चले, जैसे सोने के बारे में पिछले साल कुछ पढ़ रहा था कि वहाँ ये मिला है सोने का भंडार और क्या, तो इस तरह के कुछ भंडार, और कुछ ही 9 नंबर में है तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की राशि में है, तो इसलिए समझिए कि कुछ मंगल या क्या कहलाता है, गुरु के प्रभाव वाले जो चीजें होती, सोना भी इसमें आ जाएगा, और मंगल के प्रभाव में है तो मंगल के प्रभाव में होने से कुछ मंगल के चीजों को
जो खनिज पदार्थ हैं उनको भी क्या कहलाता है इंडिकेट कर रहा है, वो सब भी इस साल खोज हो सकती है या उसके भंडार का पता चल सकता है, इस तरह की स्थिति है। सुख स्थान पर केतु बैठा, ये अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले और 7वें या चौथे और 10वें में वो कॉम्बिनेशन, राहु केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। तो चौथे घर में केतु बैठे हैं 17 डिग्री पर, 18 डिग्री पर, 17-15 पर बैठे हुए हैं, और मंगल और बुध को देख भी रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं उनको, शनि भी देख रहे हैं और केतु भी देख रहे हैं। गुरु भी वक्री है और शनि, तो ये इसलिए मैंने कहा कि मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है अष्टम में, इस बात को देख लीजिए। शनि भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं, क्योंकि हम केतु की दृष्टि लेते हैं, पांचवी दृष्टि, और जिसमें केतु की दृष्टि नजदीकी है, गुरु की दृष्टि नजदीकी है। गुरु तो बहुत नजदीक है, एक क्लोज है, 5 डिग्री के अंदर ही है, और केतु भी लगभग 10 डिग्री के अंदर है, तो इसलिए क्या कहलाता है, 11 डिग्री के अंदर है, तो इसलिए केतु और गुरु की दृष्टि ज्यादा प्रभावी है, कहना चाहिए। तो केतु की, पहले मैं चौथे घर पर बता देता हूँ। चौथे घर पे केतु होने का मतलब आंतरिक सुख प्रभावित होने जा रहा है इस साल। हम सब लोग परेशान रहेंगे। मंगल की दशा भी उसको इंडिकेट कर रही है भारत के संदर्भ में, और केतु वहां बैठा हुआ है, नवंबर तक बैठा हुआ है, तो हम सब लोग परेशान रहेंगे मानसिक रूप से, आंतरिक सुख। उसके कारण हमारे कर्म होंगे, हमारे अपने अतीत के जो कर्म है उसके कारण केतु का ये गोचर जो है इस साल, ये चौथे घर में, वो हमारे आंतरिक सुख को कम कर रहा है। बहुत सारे लोग इस साल भारत के संदर्भ में बात करें तो हार्ट वगैरह की समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, लंग्स की समस्या से, चूंकि थर्ड और फोर्थ हाउस दोनों से जुड़ा हुआ है लंग्स, तो हार्ट और लंग्स वगैरह से संबंधित चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की समस्या भी बढ़ सकती है। चौथे घर से संबंधित और भी जो बीमारी वगैरह की स्थितियां हैं, बीमारी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इस चीजों को बता रहा है। और केतु जो है सत्ता के लिए अच्छा नहीं, चौथा घर सिंहासन का होता है, तो वहां अतीत की गड़बड़ियों के कारण कुछ लोगों की सत्ता जा सकती है, इस बात को आप निश्चित रूप से मानकर चलिए, ये बता रहा है। यहाँ से भी शासन में, खासकर उच्च शासन में बैठे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और 7वें घर में चंद्रमा बैठा है अनुराधा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि में, तो ये खास तौर पर पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप में उठापटक को बता रहा है, मेजर अफेबल को, चूंकि नीच की राशि में है, और ये बता रहा है कि जब तक हम मध्यस्थ भाव से काम नहीं करेंगे, और खासकर आपको पता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जैसे प्राय हम लोग 99% लोग कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो देश भी कन्फ्लिक्ट में रहता है, इस बात को समझिए। तो आसान नहीं है, इसलिए ट्रांसफॉर्मिटी रहेगी इस साल। भारत को बहुत ज्यादा क्या कहलाता है, अपने आस पड़ोस के देशों से सावधान रहना चाहिए, और अमेरिका से विशेष रूप से, क्योंकि अमेरिका ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड के रूप में हम पर टैरिफ लगातार डाल रहा है, और रिलेशनशिप और डिट्रियोट करना है, घटना है। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना है, इस बात को समझ लीजिए। ये इस साल तो कदापि नहीं होना है, इस बात को मानकर चलिए। और ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, भारत को इस पर अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी, विदेश नीति पर बड़े संशोधन की जरूरत होगी, क्योंकि अमेरिका से अचानक हमारा पिछले 2 साल 1.5 साल से रिजल्ट ट्रम्प के आने के बाद से गड़बड़ाया है, और ये इसमें और गिरावट दिख रही है। तो टैरिफ की जो चल रही है कि भाई 500% तक लगा देगा, तो हो सकता है इस साल उसकी कोई झलक देखने को मौका मिले, इस तरह की स्थितियां दिख रही। इसी तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह की स्थिति डावाडोल रहेगी, ये बात समझिए, क्योंकि चंद्रमा जो है नीच का है, और जब तक हम अपनी पॉलिसी में रिवाइज नहीं करते हैं या हम अपनी पॉलिसी को साउंड नहीं बनाते, इस साल उसकी स्थिति दिख नहीं रही है, और हमें अपने पड़ोसियों से सावधान रहना चाहिए विशेष तौर पर। इसलिए भी मंगल की जो दृष्टि है अष्टम से, मंगल की तीसरे भाव पर भी दृष्टि आ रही है, तो अपने आपको, और उस पर केतु और शनि वगैरह का प्रभाव है, तो अपने कई पड़ोसी जो हैं स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश का भी ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तान का भी ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ तक कि नेपाल वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए, मालदीव, जो भी ये सब कभी भी ट्रबल आपको क्रिएट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टम भाव में बुध और मंगल का संबंध जो है बड़े पैमाने पर जान माल की हानि को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों मारक हैं। बुध दूसरे घर के स्वामी के रूप में मारक है, और मंगल 7वें घर के स्वामी के रूप में मांग रहा है, और मंगल क्रूर भी ग्रह है और 12वें के स्वामी भी है।
तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मंगल, बुध और उस पर केतु का, शनि का, गुरु का, 3-3 ग्रह का, वो भी गुरु वक्री गुरु का है। तो ये कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस समय में हेल्थ को। तो इसलिए, और ये 9 नंबर राशि में है तो अग्नि कांड वगैरह से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, या अग्निमूलक बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। पित्त की समस्याएं बढ़ सकती है लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और ये क्रॉनिक डिजीज को बता रहा है, तो क्रॉनिक या महामारी वगैरह फैलने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। 10वें भाव में राहु बैठा है। राहु केतु के बारे में कुछ बात बताई दी है, तो वो बता रहा है कि उठापटक दिख रहा है। मैंने चूंकि 10वां हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे लोगों का है, चौथा भाव गद्दी को बताता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उठापटक दिख रहा है। 10वें भाव में राहु हालांकि साम दाम दंड की नीति से देश में ओवरऑल डेवलपमेंट तो देंगे, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि कई जगह, कुछ जगह से दिख रहा है, क्योंकि लग्नेश का 9th में बैठना डेवलपमेंट को बता रहा है। पंचांग की कुछ स्थितियों से भी बताया, तो वो चीज दिख रहा है। लेकिन राहु जो है सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये आपको देख लीजिए। सतभिषा जो है, सभी जो नक्षत्र होते हैं या राशि होती है, सब में ड्यूअल नेचर होता है। एक अपर नेचर होता है, एक लोअर, हायर नेचर होता है, एक लोअर नेचर होता है। तो लोअर नेचर में जो लोग जी रहे हैं, ज्यादातर लोग जीते हैं, तो सतभिषा का राहु ऐसे लोगों को, उच्च पद पर बैठे लोगों को गंभीर बीमारी दे सकता है। उससे मोक्ष की स्थिति भी हो सकती है लोगों की। शासन में किसी बड़े मंत्री या सब की इस साल मौत हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और लेकिन सतभिषा जो है हीलिंग का, देखिए सतभिषा को कहते हैं 100 डॉक्टर का कहते हैं या वैद्य का, और 100 दानों का कहते हैं। उसका 2 प्रतीक बताएगा। हायर लेवल में मेडिसिन में डॉक्टर के रूप में कहते हैं, और लोअर लेवल में कहते हैं दानव होता है। तो दानव वाले कैटेगरी में आप आइएगा, तो मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम मेजर बता रहा है, लेकिन डॉक्टर के रूप में हील कराएगा। तो इसका मतलब है कि देश को शासन जो है, राहु का वहाँ गोचर होना नवंबर तक है। तो इस साल यदि कोई घटना भी होती है, महामारी पड़ती है, ये बीमारी फैलती है, तो उसमें शासन को सफलता मिलेगी उसको कर्टेल करने में। जैसे भारत ने 2020-21 में जब हुआ कोविड, तो कुछ समय के बाद भारत ने टीका वगैरह ईजाद किया, दुनिया को ही उसको सप्लाई किया। तो कहीं ना कहीं वो जो सफलता मिली, उस तरह की स्थिति इस साल भी दिख रही है कि कुछ होगा तो उसका शासन को उसको हील करने में सफलता मिलेगी। इस चीज को कह सकते हैं। शनि जो है 11वें भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु की अभी उसमें है, चूंकि 2:51 पर है शनि, तो वो 3:20 तक होता है पूर्वाद्र। पूर्वाद्र ड्यूअल नेचर का होता है। डॉन फिल्म की तरह मैं उदाहरण देता हूँ ना, कि भाई एक अच्छा आदमी है, एक बुरा आदमी है, दोनों स्वभाव होता है। और माने बहुत ज्यादा ड्यूअलिटी होती है इनके अंदर। गुरु का नक्षत्र होने के बाद सबसे खराब नक्षत्र मैं मानता हूं इनको, गुरु का। 3 नक्षत्र में से विशाखा, पुनर्वसु और ये पूर्वाद्र। पूर्वाद्र कठिन नक्षत्र होता है, इसमें अभी है, तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं दोहरे मानदंड में जीने वाले लोगों को ये दंडित करेंगे कहीं ना कहीं शनि इस दौर में। तो बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस बात को देखिएगा। तो इस चीज को शनि यहाँ उसको बता रहा है। हालांकि शनि यहाँ 11वें घर में बैठे हैं, तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मोशन में होगा, क्योंकि शनि 12 नंबर राशि में है। तो कठिनाई से आधारभूत आधारभूत मैंने स्ट्रक्चर खड़ा, शनि स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो देश में कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा। लेकिन हो सकता है कुछ सालों के बाद उसका आपको अनुभव हुआ कि भाई 2026 में कुछ चीज हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा। इस तरह की स्ट्रक्चर को ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैंने ग्रह के हिसाब से बता दिया आपको, लगभग सभी ग्रह के बारे में। मोटी मोटी अब बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन कुछ जो मैंने कम समय बताई जा सकती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मकर राशि में वही मैंने कहा कि 4-5 ग्रह हैं, और 19-20 को 5 ग्रह रहेंगे। चंद्रमा आ जाएंगे, 19 को आ जाएंगे, तो 19-20-21 को शायद रहेंगे। तो ये 2 या 2.5 सवा 2 दिन रहते हैं। तो पंच ग्रह योग भी बनेगा। 4-5 ग्रह योग 9th हाउस में बनना भाग्य में उन्नति को भी बताता है। और 4-5 ग्रह जब होते हैं, राहु केतु के अलावा 5 ग्रह हैं, तो ये
प्रॉब्लम को बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो भाग्य भाव में 5 ग्रह का होना ये बताता है कि देश और माने दुनिया के संदर्भ में भी कहें और देश के संदर्भ में ज़्यादा कहें, चूँकि हम भारत की कुंडली दिल्ली के संदर्भ में बता रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं। संन्यास योग कहते हैं, मंत्रेश्वर ने अपनी किताब में लिखा है कि 4 ग्रह जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो संन्यास योग की बताते हैं। और संन्यास योग का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी संन्यास ले ही ले, ऐसा कुछ नहीं है। संन्यास योग का मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी चलेगी, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग गृहस्थी में बने रहते हैं, 4-4 ग्रह वाले बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनके जीवन में बहुत उठा-पटक होता है। तो देश के लिए ये उठा-पटक का साल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों का, खासतौर यदि आपकी क्या कहलाता है टॉरस का लग्न है या अभी मकर का लग्न में अभी ये हो रहा है सूर्य का गोचर, तो इस बात को ध्यान रखिए। यदि मकर लग्न है आपका या राशि है, या वृषभ लग्न है या राशि है, तो ऐसे लोगों को इस साल बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि वृषभ के लिए गोचर अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ जिनकी कुंडली खराब होगी तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव दिख रहा है। तो ये मैंने आपको गोचर की कुछ बातें बता दी। फटाफट आपको थोड़ा सा राशिफल भी बता दूं, चूंकि लोग राशिफल की उम्मीद करते हैं। मैं वज्रासन में बैठा हूँ, थोड़ा सा अपना आसन बदलता हूँ। सूर्य जो है पंचम के स्वामी होते हैं। ये आप चंद्रमा और लग्न दोनों से देखते हैं। सूर्य मेष राशि के लिए पंचम के स्वामी हैं और ये 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का 10वें गोचर अच्छा होता है, तो एक नज़र में ये गोचर अच्छा दिख रहा है मेष के लिए। लेकिन मेष के लिए गोचर अभी शनि का गोचर अच्छा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन सूर्य का गोचर निश्चित रूप से और अच्छा है। तो इस साल कुछ हिस्से में, खासतौर पर जब गुरु चौथे भाव में जाएंगे और 5वें भाव में, चूंकि गुरु का 3 राशि में गोचर हो रहा है, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो क्या कहलाता है, निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा है। और इस महीने के संदर्भ में हम, चूंकि अभी राशिफल तो मोटा मोटी केवल इस महीने के संदर्भ में बता रहे हैं, लेकिन आप साल भर में भी लगा सकते हैं इसको, उस तरह से मैंने बताया है आपको। तो कुछ सफलता को बताता है। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको इस महीने में निश्चित रूप से कुछ सफलता, और साल में भी कुछ हिस्से में आपको सफलता बता रहा है। खासतौर 5वें में जब गुरु का गोचर होगा 2 महीने 31 अक्टूबर के बाद, तो वो गोचर नवंबर दिसंबर में वो गोचर आपके लिए बहुत फलीभूत दिख रहा है, और इस महीने में भी आपको कुछ अचीवमेंट दिलाएगा। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वगैरह आपको दिला सकता है। सुबह यहाँ बैठा हुआ है, तो यदि आपकी कुंडली अच्छी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वगैरह दिखा सकते, क्योंकि दिग्बली है सूर्य यहाँ पर, और आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो निश्चित रूप से इस समय कोई पोजीशन दिला सकता है। वृषभ राशि के लिए क्या कहते हैं, चौथे के स्वामी होते हैं वो, और इनके लिए कहाँ बैठे हैं, वृषभ में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि के लिए भाग्य का कुछ हिस्सा खुलने वाला है। मैंने हालांकि देखिए सूर्य 9वें घर में अच्छे नहीं कहे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन बावजूद सूर्य चौथे घर के इसमें स्वामी होते हैं और 9वें में आए हैं, तो इनको स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में कुछ फायदा देंगे निश्चित रूप से। यहाँ शुक्र भी आ जाए इनके साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको हायर एजुकेशन के संदर्भ में या कोई हायर फिलॉसफी के संदर्भ में कुछ चीज़ें होंगी। ट्रैवल करने का आपको कुछ मौका दे सकते हैं, विदेश तक का कुछ मौका दे सकते हैं। और ये चीज़ें विशेष रूप से है। और यहाँ सूर्य रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, हेल्थ वगैरह के मामले में आपके परिजनों को कुछ, मंगल और सूर्य दोनों कहीं ना कहीं हेल्थ को भी ठीक रखेंगे। आपकी कुंडली में 9th भाव यदि गड़बड़ है तो साल के किसी हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गुरुजनों के साथ कुछ हिस्से में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मंथली यदि चार्ट कहा जाए, क्योंकि मकर राशि के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मतलब वृषभ राशि के लिए कह रहा हूँ 9वें में, तो वो कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि 4-4 ग्रह का गोचर 5 ग्रह का हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साल भर के संदर्भ में इस महीने में अच्छी स्थिति रहेगी। अब मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में इसमें सूर्य जो होते हैं तीसरे के स्वामी होते हैं, और गोचर कहाँ कर रहे हैं, अष्टम में आ रहे हैं, तो मिथुन के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं होता है, और अष्टम में
गोचर जो है, सूर्य का गोचर, इस महीने आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कोई उल्टा-सीधा नहीं करना चाहिए, अपने ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर काम करना चाहिए, किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो सूर्य है आपको, कोई भी गलत आप काम करते हैं, टैक्स वगैरह चोरी वगैरह करते हैं, तो इस समय आपको कुछ खतरा हो सकता है सरकार से। टैक्स इवेज़न के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। और गलत काम नहीं करिए इस दौर में। मिथुन के जातक थोड़ा-सा काम भावना से पीड़ित होते हैं। जो लोग गलत काम करने वाले हैं, अवैध रिलेशनशिप वगैरह में रहने वाले हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कर्क लग्न राशि के लिए मित्रों, कर्क लग्न राशि के लिए दूसरे के स्वामी होते हैं और कर्क के लिए अच्छे ग्रह हैं। माने सूर्य चूँकि अपने पास में उन्होंने जगह दी है। कहते हैं सूर्य ने जब राशि का बँटवारा किया, तो चंद्रमा को बगल में बिठाया और बुध को, चूँकि बुध राजकुमार है, चंद्रमा उनकी रानी है, इस रूप में माने, तो उन्होंने चंद्रमा को जगह दिया। तो ये कर्क के लिए अच्छी बात है, सूर्य का गोचर। और सूर्य का गोचर लेकिन इनके लिए कहाँ हो रहा है? 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव का गोचर भी अच्छा नहीं होता है। रिलेशनशिप में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपकी पार्टनर इस समय इगोइस्ट हो सकती हैं, उनका अहंकार झलक सकता है, हालाँकि वो आपके पिछले कर्मों के कारण हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माने उनको थोड़ा-सा टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत है। और साल के किसी हिस्से में हो सकता है कि आपके पार्टनर का हेल्थ प्रभावित हो इस साल। आपकी कुंडली में यदि पार्टनर की स्थिति गड़बड़ होगी तो हेल्थ प्रभावित हो सकता है, या निश्चित रूप से रिलेशनशिप में ज़्यादा उठापटक हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको शिव का मंत्र करना चाहिए, को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं हो, समस्याएँ नहीं आए। बिज़नेस पार्टनरशिप में भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हालाँकि बिज़नेस में आपको क्या कहलाता है, मैं साल भर के संदर्भ में कर रहा हूँ, इस महीने बिज़नेस में आपको क्या कहलाता है, हेल्प करेंगे। क्या कहते हैं, सूर्य जो है बिज़नेस में हेल्प करेंगे। जीव मामले में थोड़ा-सा कठिनाई दिख रही है। बिज़नेस में हेल्प करेंगे, पार्टनरशिप में है सूर्य वहाँ। लेकिन और भी ग्रह हैं, और 4-5 ग्रह रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में 1 साल के पीरियड में यदि देखिएगा तो कुछ समय आपको गड़बड़ हो सकता है। अ सिंह राशि के लिए लग्नेश होते हैं, राशिश होते हैं, और गोचर कहाँ कर रहे हैं? 6th में। छठे का गोचर सूर्य का अच्छा माना गया है। तो आपको इस समय सर्विस एटीट्यूड के कारण, बाप दादों के पुण्य के कारण इस दौर में कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल रही है। रोग ऋण रिपु पर सफलता मिलेगी आपको। प्रायः इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, साल भर के संदर्भ में कहिएगा तो किसी एक पीरियड में ज़रूर आपको हेल्थ इश्यूज, लाइफ स्टाइल के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है। 4-5 ग्रह का जो है गोचर होने वाला है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको आगे परेशानी हो सकती है, लेकिन अभी इस महीने तो अच्छी स्थिति रहेगी। सिंह के जातक के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या में 12वीं के स्वामी होते हैं, इनके लिए हानिकारक होते हैं सूर्य, इस बात को समझिएगा। कन्या क्या बड़ी मटेरियलिस्टिक साइन है, अभी मैंने बताया है, अभी जब राशिफल बता रहा था। बहुत सारे लोगों ने राशिफल नहीं सुना है। मैं आपको बताऊँ, जो लोग राशिफल केवल अपनी राशि के हमने भी राशि, बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग बताए हैं राशियों के बारे में। केवल हम राशिफल नहीं बताते हैं, हर बार कुछ न कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा 10-50 मिनट की कुंडली में, सॉरी वीडियो में 10-15 मिनट में सामान्य सब लोगों को जानकारी, जिन लोगों को ज्योतिष में रुचि है, उन सब जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं कई चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग मौका मिले तो ज़रूर सुनिए उस हिस्से को, जिसमें क्या कहलाता है, राशि के संदर्भ में बातें कही गई है। उस राशि का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे उद्भव हुआ है, उसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है। तो जैसे कन्या की बात कही, कन्या जो है ये छठी राशि है। इसमें षड-दोष होता है और 6 तरह के आद्या शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो माने प्लस माइनस, जो मैंने कहा कि नक्षत्रों में और राशि दोनों में अच्छा बुरा दोनों होता है। तो इस पहलू को समझने की ज़रूरत है। और चूँकि 12वें के हैं और आपके 5वें में गोचर कर रहे हैं। 5वें में गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य का गोचर बेसिकली तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, ये उच्च भाव में गोचर अच्छा कहा है। क्रूर ग्रहों का मूल मूल रूप से यही 4 ग्रह, माने मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, ये सबका तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में गोचर होता है। तो 5वें का गोचर उस तरह से अच्छा नहीं, लेकिन कालपुरुष कुंडली में सूर्य इसके मालिक होते हैं और यहाँ ये गुजर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी बढ़ाएँगे आप। और क्रिएटिविटी के माध्यम से आपको क्या कहलाता है, लाभ हो सकता है।
लेकिन आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे तो सूरज इस समय कुछ हानि दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खासकर संतान को बीमारी वगैरह दे सकते हैं। एजुकेशन में ओवरऑल आप हेल्प करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी वहाँ भी कुछ अटकाव रहेगा, क्योंकि 3-4 ग्रह साथ हैं इनके, इसलिए मैं कह रहा हूँ। माने अभी तो 2 शुक्र ही हैं, बाद में और 2 ग्रह जुड़ जाएँगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। साल भर के परिप्रेक्ष्य में कहें तो आधे से ज़्यादा समय आपको ट्रबल हो सकता है, सूर्य का पंचम गोचर इस बात को बता। जहाँ तक तुला की बात है, तुला लग्न राशि में सूर्य किसके स्वामी होते हैं? 11वें के स्वामी होते हैं। 11वाँ सबसे बड़ा मेलेफिक कहा गया है। सूर्य लिया हालाँकि आत्मकारक होते हैं, लेकिन शुक्र की राशि है और शुक्र के साथ शत्रु भाव है। शुक्र की राशि में नीच के होते हैं सूर्य, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य के लिए उपयुक्त जगह नहीं होता है और 11वें में है, तो इसलिए 11वें भाव पराशर ने सबसे ज़्यादा मेलेफिक भाव कहा है उसको। कारण कि इच्छाएँ बहुत होती हैं, तो यदि आप ज़्यादा इच्छाएँ हैं, तो सूर्य आपको आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर जो होता है, तुला में चौथे भाव में होता है, तो आपको ट्रबल उस नाते दे सकते हैं। यदि आप मिड एज में हैं, ओल्ड एज में हैं, तो आपको हार्ट की ट्रबल हो सकता है, कुछ लोगों को लंग्स की ट्रबल हो सकता है, हाई बीपी वगैरह हो सकता है। मंगल भैया है तो कुछ लोगों को हाई बीपी वगैरह की समस्या हो सकती है, ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। तो इस बात को कि ध्यान रखिएगा साल भर के संदर्भ में। और इस महीने ओवरऑल मैं कहूँ कि थोड़ा-सा यदि आप ओल्ड एज वगैरह में हैं और हृदय रोग वगैरह से परेशान हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें और योग प्राणायाम करें। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपकी वो है, आराध्या है, तो लक्ष्मी की आराधना करें ताकि आपको आराम रहे चीज़ों में। और कुछ ट्रबल आपको माता के साइड से भी हो सकता है, या तो माता की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है या उनसे कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ इस महीने हो सकता है। अ, या उतना कॉपरेशन नहीं मिलेगा। वृश्चिक के लिए 10वें के स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि में 10वें के स्वामी होते हैं और गोचर कहाँ कर रहे हैं वृश्चिक में? मकर जो होता है तीसरा भाव होता है, तीसरे में गोचर अच्छा होता है और इसलिए वृश्चिक के लिए 1 महीने का गोचर अच्छा होने जा रहा है। और वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को ये पराक्रम बढ़ाएँगे, ये क्या कहलाता है, जो सुस्ती होगी थोड़ा-सा उस सुस्ती से आप निकल पाएँगे। चौथे घर में थे, तो वहाँ से निकल कर आपको तीसरे घर में आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा हो रहा है। और साल के परिदृश्य में भी देखें तो सूर्य आपके लिए बहुत प्रॉफ़िटेबल ग्रह है, तो इस साल आपको कहीं न कहीं ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा देंगे। पहले से मेलेफिक ग्रह यहाँ बैठे हों और उस पर सूरज का गोचर हो रहा हो, तो आपको कुछ ट्रबल हो सकता है, अदरवाइज़ आपके लिए अनुकूल रहेगा गोचर। अब मित्रों हम क्या कहते हैं, धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में क्या कहते हैं, धनु लग्न राशि में ये 9वें के स्वामी होते हैं। 9वें के स्वामी होने के कारण सूर्य जो है आपको और आपकी कुंडली में आए हुए हैं दूसरे भाव में। तो मिक्स रिज़ल्ट देंगे। थोड़ा-सा आपको अपने मुँह के क्षेत्र का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। यदि आप ज़्यादा वाचाल होंगे, चाहे खान-पान आपका थोड़ा-सा खराब होगा, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ पीड़ा दे सकते हैं आप। तो एक तो बड़ी शांति से लोगों से डील करें, बातचीत आपका हालाँकि आसान नहीं होगा, तो कई बार आप क्रूर बातें कर सकते हैं, वैसे भी आप थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। धनु वाले कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं और यहाँ से दूसरे भाव से आ रहे हैं तो आपको, लेकिन यदि आप शोर को कंट्रोल करके रखेंगे, मतलब अपने अप्रिय बातचीत शैली को यदि नहीं रखेंगे, तो समय ठीक ही रहेगा। और काम-काज के संदर्भ में सूरज आपको थोड़ा-सा हेल्प करेंगे निश्चित रूप से। रिलेशनशिप के संदर्भ में ज़्यादातर, ऑफ़िस में भी और घर में भी दोनों जगह ध्यान रखना चाहिए। लीगेसी वगैरह के मामले में सूर्य आपको हेल्प करेंगे, कई ग्रह हैं, तो वो सब मिलकर आपको हेल्प करेंगे, निश्चित को ध्यान रखिए। धनु के लिए मिक्स रिज़ल्ट देंगे। जहाँ तक मकर राशि की बात है, तो मकर राशि में लग्न में बैठे हैं और इनके अष्टमेश होते हैं सूर्य।
तो आपके लिए भी क्या कहलाता है, सूर्य लग्न में तो मैं ओवरऑल ठीक मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अष्टमेश से तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति आपकी है, और साल के संदर्भ में तो निश्चित रूप से देखिएगा मकर राशि वाले लोगों को इस साल थोड़ा सा वो दे सकते हैं, क्या कहलाता है, कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं आपके क्रूड व्यवहार के कारण। कभी कभी क्रूड वे में जो बात करते होंगे या ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते होंगे, सूर्य जो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देते हैं, और शनि के साथ वो ज्यादा क्रूरता की तरह हो जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि बातचीत अपना बहुत सौम्य रखें, और खासतौर पर परिवार में पत्नी के साथ या हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और हेल्थ सेक्टर में आपकी कुंडली बहुत अफ्लिक्टेड हो, 8वां भाव पहले से अफ्लिक्टेड हो, तब आपको कुछ ट्रबल होगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। कुंभ लग्न राशि के लिए ये क्या कहते हैं, गोचर जो होगा 12वें में होगा, और स्वामी किसके होते हैं कुंभ में, 7वें भाव के होते हैं। 7वें के स्वामी का 12वें में जाना, अपने पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और कुछ भी गलत काम नहीं कर, सूर्य के 12वें गोचर में कोई भी नाजायज काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की जरूरत है, बैलेंस बना करके इस बात को, मेटेरियलिस्टिक यदि ज्यादा रहिएगा तो परेशानी होगी, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ फॉरेन मामले में कुछ आपको लाभ दे सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, सप्तमेश है तो कुछ दे सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ कुछ ट्रबल दिख रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई भी गलत रिलेशनशिप वगैरह से में है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इस बात को ध्यान रखें। जहां तक मीन की बात है, मीन में क्या कहते हैं, ये गोचर 11वें में हो रहा है, मीन राशि के लिए 11वें में गोचर हो रहा है, तो सूर्य का गोचर 11वें सबसे अच्छा कह सकते हैं इस मामले में। सूर्य आपको क्या कहलाता है, इस काम काज में स्पेशली आपको मदद करने जा रहे हैं, और आपकी कुंडली में सूर्य जो होते हैं छठे के स्वामी होते हैं, और छठे से 11वें में जा रहे हैं। कुछ लोगों को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, छठे से छठा 11वां होता है, तो कुछ लोगों को साल भर के संदर्भ में मैं स्पेशली बताऊँ, कुछ महीने आपको कुछ हेल्थ संबंधी, यदि जिन लोग की कुंडली में लग्न प्रभावित होगा या छठा या 8वां भाव प्रभावित होगा, तो उनको इस पीरियड में कुछ हो सकता है। जिस महीने के संदर्भ में बात करें तो मीन के वालों को इस महीने तो अच्छा रहेगा, कुल मिला जुलाकर काम का अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ दिख रहा है, स्पेशली इन विदेशी लोगों, विदेशी गवर्नमेंट से भी लाभ हो रहा है, किसी आप पढ़ने लिखने भी जा सकते हैं इस दौर में, सब चीजें हैं। और दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, इस समय सुखद रहेगा। बच्चे के जीवन में भी कुछ पॉजिटिव स्थिति बनती हुई दिख रही है, सरकारी नौकरी वगैरह हो सकता है आपके बच्चे यदि बड़े हैं तो, ये सब चीजें दिख रही। मित्रों, ये था सूर्य के मकर राशि की गोचर की, मकर संक्रांति की बात कर रहे थे, विस्तार हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें देश के संदर्भ में ज्यादा बात की, इस चक्कर में बहुत लंबा भी वीडियो हो गया। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।